जय हिंद साथियों। साथियों, आज से स्टार्ट हो रहा है जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें हम ट्रिक और व्याख्या दोनों देखने वाले हैं। जो प्रश्न हमें ट्रिक से याद करने होंगे उन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे, और जिस प्रश्न का व्याख्या उचित होगा उसको हम व्याख्यात करेंगे इसी लेक्चर में। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। आराम आराम से एक एक प्रश्न करके हम सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगला 25 से 30 के बीच में कुछ प्रश्न हैं जिनको हम देखेंगे इस लेक्चर में। आज का पहला सवाल क्या है, पहला प्रश्न क्या है जीएस का, पढ़िए सवाल को। कह रहा है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। क्या कह रहा है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। परीक्षा में इस तरीके से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं जो कि सत्याग्रह से रिलेटेड होते हैं। अगर आपसे पूछ ले महात्मा गांधी सत्याग्रह, पहले इसका उत्तर बता दे। बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। महात्मा गांधी जी पटेल, महादेव देसाई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही सही उत्तर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक नाम है, क्या है वो, लौह पुरुष। क्या है, लौह पुरुष। और साथियों, इस लेक्चर को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। महात्मा गांधी से संबंधित एक सत्याग्रह है, कौन सा, चंपारण। क्या है, चंपारण। ईस्वी याद रखिए 1917 में, और यह है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में। ठीक। इसी के साथ अब इसको याद रखिएगा कि इसी सत्याग्रह के दौरान देखिए चंपारण कहाँ संबंधित है, बिहार से। तो बिहार का जो जिला प्रशासक था उसने महात्मा गांधी को जिला से निर्वासित कर दिया था। सरदार की उपाधि की अगर बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं से मिला था सरदार की उपाधि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में किसका क्षेत्रफल कम है। जो राज्य दिए गए हैं इसमें क्षेत्रफल की बात की गई है और कम पूछा गया है। जो राज्य, भारत के जितने राज्य हैं उसमें अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो राजस्थान पहले नंबर पर आता है। कलर एक बार थोड़ा अच्छा ले लेते हैं। राजस्थान एक नंबर पर आता है, और उसके बाद क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। देखिए आपकी परीक्षा में भी 4 विकल्प होंगे, और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर आता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। लेकिन अगर जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या में तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर बिहार। इसको आप एक्स्ट्रा जानकारी को याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा है, बिहार। यहाँ देखिएगा एक चीज, महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, लेकिन जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन व्याख्या को आप देखिए और याद कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है। प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी क्रिया है जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। हमारा विकल्प क्या है, जैव कृषि, झूम खेती, अधिक उपज वाली किस्मों की खेती, और कांच घरों में पौधों का उगाना। ठीक, तो कौन सी कृषि क्रिया है, देखिए जैव कृषि। जैव कृषि क्या होती है, वह कृषि जिसमें रासायनिक पदार्थ और कीटनाशक दवाओं का सेवन नहीं किया जाता, वो खेती कौन सी होती है, जैविक खेती। झूम खेती क्या होता है, झूम खेती में जो जमीन होता है उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है जिससे उस पर पेड़ पौधे जम जाए, और उसके बाद उसको जला दिया जाएगा, और उसकी जुताई बुड़ाई करके उस पर खेती की जाएगी। तो कौन सी खेती होगी, झूम खेती। हमारा अगला कौन सा है, अधिक उपज वाली किस्मों का खेती और कांच घर में खेती। तो हमारा उत्तर सही होगा, वो होगा जैव खेती, जो कि कृषि क्रिया के लिए, पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कई बार क्या पूछ लेगा, झूम खेती क्या होता है, और अब आपको बताना पड़ेगा। तो झूम खेती आप समझ जाइए, इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए हमने थंबनेल में बताया था आपसे कि इसमें जहाँ आवश्यकता पड़ेगा वहां पर ट्रिक के बारे में चर्चा की जाएगी। तो यही है वो प्रश्न जिसमें आपको ट्रिक के बारे में बताया जाएगा। ट्रिक कैसे, जैसे अगर आपसे पूछा रहा है परीक्षा वाला कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय चीनी, या यहीं पर लिख दे सरकरा या शक्कर, सरकरा या शक्कर लिख दे, तो ये दोनों कहाँ पर है, कानपुर, कानपुर में है चीनी अनुसंधान या सरकरा अनुसंधान। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए कोई छोटा बालक है अपने किसी बड़े से कहता है कि हमको चीनी खाना है। देखिए चीनी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, दे कान के नीचे एक, क्या दिया, कान के नीचे, क्यों, क्योंकि चीनी खाना उतना लाभदायक नहीं है। तो चीनी, कानपुर, इस तरीके से आप याद रखेंगे। हमारा अगला विकल्प है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। देखिए चावल, अगर वैसे इसका सही उत्तर क्या है, कटक। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, कटक में। लेकिन याद कैसे करेंगे, देखिए चावल है ना, चावल, कोई आदमी चावल अगर जल्दी लिखाएगा तो क्या जाएगा, उसको अटक जाएगा, क्या जाएगा, अटक जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से इसका उत्तर कौन सा सही होगा, अटक। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, उसका सही उत्तर होगा शिमला। क्या,
शिमला। याद कैसे रखेंगे? देखिए, ठंडी का समय है और आलू और शिमला मिर्च दोनों की सब्जी बना के खाइए। एक है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, खनन अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? धनबाद। सही उत्तर क्या है? धनबाद। खनन अनुसंधान केंद्र और धनबाद। जैसे खनन है, कहीं पर खन रहा है, खन रहा है, खन मतलब जमीन की खुदाई हो रही है, तो वहां से क्या निकला? धन निकला। तो खनन अनुसंधान केंद्र क्या? धनबाद में। इसी तरीके से तंबाकू, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? राजमुंदरी। तंबाकू राजमुंदरी। ठीक। तंबाकू जो खाते हैं ना, उनसे अगर कहो कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कहेंगे राजा महाराजा है इसको खाते थे। तो उस तरीके से तंबाकू राजमुंदरी, बल्कि ऐसे ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो और बचता है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान और केंद्रीय औषधीय अनुसंधान। ये कहाँ पर? लखनऊ। ये कहाँ पर? लखनऊ। इसको याद रखिएगा, लखनऊ में है विश्व अनुसंधान और औषधीय अनुसंधान, इंपॉर्टेंट है। और उर्दू प्रशिक्षण वाला लखनऊ में है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, एक ही प्रश्न, इतनी सारी व्याख्याएं। उम्मीद है आपको सारी व्याख्याएं याद हो गई होंगी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उर्दू प्रशिक्षण कहाँ पर है? लखनऊ में। अगर चीनी की बात की जाए तो कानपुर। रिलेट किया हमने कैसे? चीनी खाना अच्छा नहीं है, तो अगर खाओगे तो कान के नीचे एक बजाएगा आपका बुजुर्ग या आपके बड़े। चावल जल्दी जल्दी खाओगे तो अटक जाएगा। आलू और शिमला की सब्जी खा बनाकर खाइए। यह है विश्व विज्ञान और औषधि कहाँ पर है? लखनऊ में। तंबाकू राजमुंदरी और खनन धनबाद। ठीक, सब याद होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी तरीके से जहां हमको ये आवश्यकता पड़ेगा वहां हम ट्रिक का यूज करेंगे, और जहां नहीं पड़ेगा हम बिना ट्रिक के याद करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? देखिए, हम लेक्चर को थोड़ा स्पीड से लेकर के चल रहे हैं, लेकिन सारे प्रश्नों की व्याख्या आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। कह रहा है प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है दिए गए विकल्पों में से। कार्बन जिसमें ज्यादा होगा तो उस कोयला अच्छा गुणवत्ता का माना जाएगा। जैसे एंथ्रोसाइट है, इसमें होता है 85 से 90% कार्बन इस प्रकार के कोयले में, एंथ्रोसाइट प्रकार के कोयले में। तो इस तरीके से जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो होता है एंथ्रोसाइट। ये हमसे पूछा था कि किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता है, तो कौन सा होगा? एंथ्रोसाइट। ठीक, आगे समझ में। अगर आपसे पूछे एंथ्रोसाइट के बाद अच्छा कौन सा होता है, तो होता है बिटुमिनस, फिर उसके बाद लिग्नाइट, और जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है वो होता है पीट। ठीक, याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। जो हमारा अगला सवाल है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह है, देखिए, अगर संविधान से प्रश्न आया है तो समझ लीजिए मूल अधिकार जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, अनुच्छेद की बात हो गई। किस भाग में है? अगर आपसे पूछे किस भाग में है मौलिक अधिकार, तो आप क्या बताएंगे? भाग 3 में। अच्छा, कितने प्रकार के मूल अधिकार इस समय लागू हैं? वो होगा 6 प्रकार। कौन कौन सा? एक तो समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शिक्षा संस्कृत संबंधी अधिकार, और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्लियर नहीं विजिबल होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, इनके अनुच्छेदों की बात कर लें तो जो समानता का अधिकार है वो कहाँ से है? 14 से 18 तक। 14 से 18 तक। हालांकि मूल अधिकार 12 से शुरू होता है 35 तक। ठीक, 12 से 35 तक। और जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18, ये हमारा शीर्ष ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाए तो होगा 19 से 22। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 23 और 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। शोषण के विरुद्ध के अधिकार से 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह है 25 से 28। 25 से 28 कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, 30, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29, 30 किससे संबंधित है? शिक्षा संस्कृति का। देखिए, अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है मूल अधिकार की श्रेणी से। अनुच्छेद 31 अब माने नहीं। अनुच्छेद 32 कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32 है, इसको आप याद रखिएगा। हमने किस किस की बात की? मूल अधिकार की। किस भाग में है? भाग 3 में है। किस कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, 12 से 35 तक। क्यों? क्योंकि 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर इनके बाद हमने उनके
किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है वो उसके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये एक रिवीजन की तरह हो सकता है कि अगर आपने पढ़ा है तो इसका रिवीजन कीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो समझिए और कीजिए। प्रश्न क्या कहता है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य का है। भारत का जो आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या हो सकता है। देखिए जो वित्त आयोग है इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई है। देखिए वित्त आयोग के कई सारे कार्य हैं, लेकिन एक जो मुख्य कार्य है वो क्या है, ऑप्शन पढ़िए। केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ एवं राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियम विनिधान करना। तो ये इसमें कहीं कौन सही होगा, ए। केंद्र तथा राज्य के बीच जो राजस्व का वितरण करता है वो होता है वित्त आयोग। देखिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये कई सारे मंत्रालय मिलकर करते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। संविधान के बारे में इसके पहले हमने मौलिक अधिकार की पूरी चर्चा की, अब यहाँ पर जो है अनुसूची की चर्चा कर लेते हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची। 9, 10, 11, 12 ये बाद में जोड़ी गई हैं। अगर दल बदल विरोधी कानून की बात की जाए तो ये होगा अनुच्छेद नंबर 10। कैसे याद रखेंगे, देखिए 10 और दल कुछ सिमिलर है, तो उस तरीके से इसको याद रख लीजिए। अगर क्या कहा इसमें, मूल रूप मतलब 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से, और भाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 343। ठीक, ये दोनों चीज याद कीजिए। अगर पूछे प्रश्न में कि भाषा से संबंधित कौन सा अनुसूची है, तो अनुसूची नंबर 8। और मूल रूप से इसमें कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अब कितनी हो गई, 22 भाषा। अगर अनुच्छेद की बात की जाए कि भाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है 343। ठीक, याद हो गया, आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें वेतन और भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। जो चौथा अनुसूची है उसमें राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में बात की गई है। इस तरीके से जो हमारा छठवां है, ये देखिए छठवां है। ठीक, इसको कैसे याद रखेंगे, छठवें में 6 चीज कौन कौन, एक है त्रिपुरा, असम, मेघालय और मणिपुर। ये है 4 राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान है अनुसूची नंबर 6 में। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए त्रिपुरा खुद में 3 है, और 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। इस तरीके से 6 में 6 चीज कौन कौन, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मणिपुर। इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, कि भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है। जो भारत का जो आर्थिक नियोजन है वो किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। क्या विकेंद्रीकृत है, या निर्देशात्मक है, या समाजवादी, देखिए समाजवादी होना चाहिए, समाजवादी और पूंजीवादी है, या उपयुक्त सभी। तो जो भारत का आर्थिक नियोजन है उसका स्वरूप है इनमें से सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर जनरल की बात की गई है तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि, और जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन गवर्नर जनरल थे, या गवर्नर थे या वायसराय थे, जो भी हुआ। तो इसको हम कैसे याद रख पाएंगे, इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि आपको इन सब का समय पता हो, कालानुक्रम पता हो, और किस शासक ने कब तक, उसका मतलब शासक था वो, उसका जो है इस भी याद हो, उसका कालानुक्रम पता हो। तो अगर लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात की जाए तो 1916 से 1921 तक इसका कार्यक्रम था। और इसके बाद देखिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। लेकिन आगे देख लेते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, लॉर्ड रीडिंग, और जो इरविन था वो 26 से 31 के बीच में रहा, 1926 से 1931 के बीच इरविन। ये जो 3-4 महत्वपूर्ण थे हमने यहाँ पर आपको लिख के बता दिया है। ठीक, अच्छा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो ये 1919 में। इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के बाद ही पारित हुआ था, कब, 1919 में। इसका डेट याद कीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को, और ये 19 मार्च को हुआ था। ठीक, चौरी चौरा 1922, कहाँ पर होता है, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक जगह पर। इसके डेट में कई बार कंफ्यूजन है, 4 फरवरी और 5 फरवरी में। ऑप्शन में आपको एक ही देखने को मिलेगा अगर पूछा गया चौरी चौरा का। इस भी स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923। इसका कालक्रम ये है। मोपला विद्रोह
1921। कोबला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक, तो अगर इस तरीके से अगर आपसे पूछे स्वराज पार्टी का गठन किस गवर्नर या गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो कौन सा होगा? 1923 कहाँ पर आता है? लॉर्ड रीडिंग के समय। आप बता पाएंगे आराम से। ठीक, आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? 1940 में विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह, देखिए हमने आपसे पहले ही बताया कि सत्याग्रह से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी उसी श्रेणी में वैयक्तिक सत्याग्रह जो है, इसको आपको याद रखना है। वैयक्तिक सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पवनार महाराष्ट्र में। इसको आपको याद रखना है। और कब हुआ था? 1940 में। इसका डेट याद रखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? कुंभ का मेला। देखिए उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में मेले से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी की श्रेणी में एक यह है कुंभ का मेला। देखिए ये सबको शायद पता होगा कि ये प्रयागराज में ही लगता है, इलाहाबाद में। लेकिन और जो मेला जैसे खिचड़ी मेला ये कहाँ का प्रसिद्ध है? खिचड़ी मेला मतलब कहाँ लगता है? यह है गोरखपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर। इसी तरीके से शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में। शाकुंभरी, सा से शाकुंभरी, सा से सहारनपुर। आयुर्वेद जैसे कई सारी दवाएं, मतलब कई सारे ऐसे जॉब ऑफर होंगे जो आपकी आय को बढ़ाएंगे। आय को बढ़ाने का क्या दे देंगे? झांसा। तो इस तरीके से ये कहाँ पर है? झांसी में। आपके आय को बढ़ाने का झांसा दिया जाएगा लोगों के द्वारा। तो इस तरीके से सही उत्तर क्या होगा? झांसी। अच्छा, ढाई घाट मेला है। ढाई घाट मेला आप बताइए। ढाई अक्षर का जो कुछ भी होता है, शाहजहानाबाद, ऐसे कुछ है, शाहजहानाबाद या शाहजहांपुर ऐसे करके कुछ नाम है। तो ढाई घाट मेला वहीं पर लगता है। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? ये इसका सही उत्तर है मेरठ। और देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में। मकर संक्रांति मेला फर्रुखाबाद। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। एक एक करके रिवीजन कीजिए और याद करते चलिए आप सब। गंगा महोत्सव कहाँ पर? वाराणसी में। गंगा महोत्सव वाराणसी। इस समय वाराणसी थोड़ा सा चर्चा में है, तो इसलिए गंगा महोत्सव पूछा जाने की संभावना बन। देखिए इन सबको मैंने तो आपको बता दिया, कहीं कहीं आपको ट्रिक बताया, और जो जहाँ नहीं बताया उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। खिचड़ी मेला देखिए ये आसान है, ये सबको पता होगा कि गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला। शाकुंभरी का सहारनपुर, शाकुंभरी, सा से सहारनपुर। आय बढ़ाने का क्या दिया जाएगा? झांसा, तो इसलिए कि झांसी। ढाई अक्षर का जो कुछ भी होता है तो वो शाहजहां, जो सबसे गंदा, जिसका सबसे गंदा है ढाई अक्षर वाला, वो है। गंगा महोत्सव वाराणसी। और मकर संक्रांति, देखिए मकर संक्रांति में क्या बनता है? खिचड़ी। खिचड़ी को रूखे रूखे नहीं खाया जाता, रूखा इस तरीके से फर्रुखाबाद रिलेट कर दीजिए। देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है और नौचंदी मेरठ में लगता है। इस तरीके से आपको सारा याद हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक रहा? देखिए जितने भी एक्ट हैं इन पर एक शॉर्ट वीडियो बन करके तैयार है, जल्द ही अपलोड हो जाएगी। मतलब शॉर्ट वीडियो का मतलब 10 से 15 मिनट के बीच का। तो इसका एक कंप्लीट लेक्चर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में सही कौन सा होगा? प्रश्न के उत्तर से 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम हो और दिवस से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए। और ये किससे संबंधित है? दिसंबर से। दिसंबर का महीना जो कि अभी रिसेंट में बीता है, तो प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस पूछ रहा है। क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। मृदा दिवस सॉइल डे 5 दिसंबर। इंटरनेशनल सॉइल डे 5 दिसंबर। दिख रहा है ना 5 दिसंबर? हाँ 5 दिसंबर। अच्छा, उपभोक्ता दिवस की बात की जाए तो 24 दिसंबर। किस तरीके से याद रखेंगे? मानव क्या है? भोगी है। मानव भोगी है और उसको 24 घंटा यही चाहिए, भोग। तो उस तरीके से 24 दिसंबर और 24 रिलेट कर लीजिएगा। ठीक, मेरा मकसद है आपको केवल रिलेट कराना, कुछ और मतलब निकालिएगा। नौसेना जो है, नौसेना वो है 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। भारत ही नहीं बल्कि मतलब पूरा विश्व जानता है कि जो भारतीय नौसेना है वो चारों दिशाओं में प्रबल है, चारों दिशाओं में प्रबल है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस क्या है? 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। यूनिसेफ 11 दिसंबर। यूनिसेफ 11 दिसंबर। हम सब एक एक करके एकता को अपनी बढ़ाएं, तो उस तरीके से यूनिटी या यूनिसेफ दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता हमने बताया आपको। लेकिन सुशासन दिवस 25 दिसंबर। क्या? 25 दिसंबर। आप याद रखिएगा सुशासन दिवस महत्वपूर्ण है, हालांकि सारे महत्वपूर्ण हैं इस परीक्षा के रिगार्डिंग। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और उसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है?
ठीक है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। अर्ध आर्द्र न्यूनतापीय, शुष्क मध्यतापीय, आर्द्र मध्यतापीय या ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, टुंड्रा से संबंधित होगा। आप अगर कभी 6 7 में एक बुक था जिसमें टुंड्रा के बारे में चर्चा की गई थी, तो वो कौन था, मतलब ऊपर का देश, जैसे ये हो गया ग्लोब। अरे यार, ग्लोब कैसा बन गया, कुछ इस तरीके से। तो जो यहाँ होता है, यहाँ का और यहाँ का, तो यहाँ की जलवायु क्या होती है, ध्रुवीय जलवायु। ये कौन सी है, ध्रुवीय जलवायु, और यही होता है टुंड्रा प्रकार की जलवायु। ठीक, अगर ये ग्लोब है, मान लीजिएगा भाई ये ग्लोब है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्या सा है, किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्या है, समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का रक्षा। तो इनमें से जो ये बी वाला ऑप्शन है, ये किस अनुच्छेद में आता है, 39A, और यही है वो उत्तर जिस पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक, आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए 39A में कौन सा, किस बात की चर्चा की गई है अनुच्छेद 39A में, तो आपको बताना है निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था की गई है। गांधी के नैतिक, इसकी चर्चा हो गई, तो इस तरीके से आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की काफी प्राचीन परंपरा रही है। तो उत्तर प्रदेश में उसमें लोकगीतों की काफी प्राचीन परंपरा रही है। लोकगीत देखिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए अलग वीडियो। उत्तर जान लीजिए कि बताइए, ढोला लोकगीत पूछा है, क्या है ढोला लोकगीत। ढोला लोकगीत तो ये कहाँ पर है, आगरा मेरठ में। ढोला लोकगीत याद रख लीजिए, ये आगरा मेरठ में है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य से जुड़े हैं। देखिए ये बढ़िया सवाल है। भारत और श्रीलंका, एक बार मैप देखिए, जो भारत का ये हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा, तो वहां पर श्रीलंका कुछ इस प्रकार है। ठीक, और इसी तरीके से देखिए, इसका सही उत्तर कौन सा है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो है पाक जल डमरू मध्य। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ इस तरीके से, और वहां पर तस्मानिया ऐसे है। ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है तस्मानिया। इनके बीच में भी देखिए, इनके बीच में कौन सा है, पाक, इनके बीच में है पाक, और इनके बीच में है बास, बास जल संधि। अगर आपसे परीक्षा वाला पूछ रहा है बास जल संधि के बारे में, तो बताइएगा कि ये है क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है, और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। ठीक, भूलेंगे तो नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होना है बास और पाक में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस क्या होती है, ये पूछ रहा है। अब बताइए, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों निकलता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। देखिए इन तीनों को छोटा छोटा किया है, लेकिन इसको बड़ा, तो हमारा सही कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, आगे चलिए। देखिए इसी तरीके से अगर आपको स्पीड स्लो करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा आराम से पढ़ाएं, तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो स्पीड है यही है। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित कर दे सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए, जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक ये पदार्थ ऐसा है जो पानी को अत्यधिक दूषित करने की क्षमता रखता है। अगर आपको प्रश्न दिया जा रहा है तो उसमें अगर आर्सेनिक है तो नहीं मार दीजिएगा, बाकी प्रश्न में जो विकल्प है, ठीक, सही कौन सा होगा, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम। देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, पंचायत राज संशोधन अधिनियम पूछ सकता है। कौन सा होगा, अनुच्छेद नहीं, 1994 ईस्वी में, अनुच्छेद 1994 ईस्वी में पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो बताइए इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो कि सबसे अधिक समय तक रहे। ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह और हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक, इसका उत्तर आप बताइए, मैं नहीं बताने वाला, आपको तो पता ही होना चाहिए, आप परीक्षा की भी देने जा रहे हैं किसके संबंधित, उत्तर प्रदेश से, तो इसका उत्तर आप बताइए, मैं नहीं बता। प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। जो उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वायत्त शासन है
जो उत्तर प्रदेश का शासन है वो किस ढांचे पर निर्धारित है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्स्तरीय। तो आपका पता होगा कि उत्तर प्रदेश और भारत दोनों ही त्रिस्तरीय पर है। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा होगा कि उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है। जो मुगल कालीन लाल किला, देखिए अगर लाल किला है, अगर ऑप्शन में कहीं दिल्ली दिया होता, अगर ऑप्शन में कहीं दिल्ली दिया होता तो इसको ना पढ़ते, तुरंत मुगल कालीन लाल किला मारो दिल्ली। लेकिन दिल्ली जो है, दिल्ली का लाल किला मुगल कालीन नहीं। वो सही उत्तर कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला आगरा में है। ठीक, मुगल कालीन लाल किला आगरा में। फतेहपुर सीकरी में क्या है, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य, देखिए नृत्य तो हर सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा नृत्य नहीं, बस जो ऑप्शन है उसी का। जैसे उड़ीसा है तो उड़ीसा में क्या आपको याद रखना है, उड़ीसी, ओडिसी, ओडिसी। ठीक, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा, कुचिपुड़ी। इसी तरीके से केरल तो कथकली है ना, तो कथकली और इसी में मोहिनी अट्टम जोड़ दीजिए, मोहिनी अट्टम। चाहे आपसे कथकली पूछे चाहे मोहिनी अट्टम पूछे, ये दोनों कहाँ संबंधित है, केरल से। तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा है, तमिलनाडु का आप बताइए कमेंट में, अभी याद नहीं आया। भरतनाट्यम, तमिलनाडु का कौन सा है, भरतनाट्यम। पर लिख दें इसको भी, आप याद रखिए तमिलनाडु में कौन सा है, भरत। ठीक, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। केरल का कौन कौन सा, मोहिनी अट्टम और कथकली। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी। ये आपको याद रखना है क्योंकि महत्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की चर्चा की गई है, तो पार्क से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, उत्तराखंड। सही उत्तर कौन सा होगा, उत्तराखंड। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा बाघ जिस राज्य में पाए जाते हैं वो है मध्य प्रदेश। अगर बाघ दिवस की बात की जाए, बाघ दिवस आप बताइए। देखिए डेट मैं बता देता हूँ कि 29 है, लेकिन आगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कौन सा है वो आप बताइए। बाघ दिवस 29 क्या, चलिए बता देता हूँ, 29 जुलाई, 29। ठीक, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश में कौन कौन सा, मध्य प्रदेश में एक है पेंच, कई सारे हैं, पेंच है, बान, कई मध्य प्रदेश के, कान्हा है, कान्हा है, पन्ना है, एक है माधव या बांधव, ऐसे कुछ एक है, ऐसे कुछ करके एक है, वो है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और कई सारे टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश के। तो हमें लगता है यह है आज का आखिरी सवाल। नहीं, एक और है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, एशियन विकास बैंक, एडीबी। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में। एशियन विकास बैंक। अगर आपसे पूछे आईएमएफ, कैपिटल में होगा आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, जो कुछ भी होता है भाई। आईएमएफ कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का। अगर इसी तरीके से एक और पूछा जाए क्या, सार्क, सार्क इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में। और भी कई सारे हैं, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का देखेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और स्पीड के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने इस तरीके से कभी जीएस को नहीं पढ़ाया है। हम आपको मैथ्स की लगातार चैप्टर वाइज आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका आप आनंद उठाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, मैथ्स का हो या जीएस का, दोनों। ठीक, जय हिंद साथी।